हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही। ठीक है, तो इससे पहले की इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम पूर्णतः इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही एक हमारा नया चैप्टर होगा जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस क्लास के माध्यम से आज जो हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा जो भी हम लोगों ने बात की थी फंडामेंटल ड्यूटीज तक की, यानी 51 का ए तक की बात हम लोगों ने की थी। ठीक है, तो आई होप यार वो सारी क्लासें आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करना बनता है बॉस। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो पूर्णतः राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो भी होता है, क्लास को जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे सारी बातों को हम यहाँ पे पकड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो तनिक भी बोरिंग महसूस ना करते हुए क्लास का भरपूर आनंद लेंगे और भरपूर हम लोग जो भी ज्ञानार्जन होगा राष्ट्रपति के संदर्भ में भरपूर आनंद लेंगे इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो अध्ययन है हमारा, सर्वप्रथम बात करते हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 5 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, जो भी हमारे उस समय के संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनके द्वारा भारतीय संविधान में भाग 5 के माध्यम से राष्ट्रपति या इसके संदर्भ में बोल सकते हैं कि भाग 5 में संघ नाम से एक चैप्टर बनाया गया जिसके अंतर्गत जो भी हमारा केंद्र का सारा माहौल है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इन सारी चीजों का या इन सारे तथ्यों का, इन सारे चैप्टरों का बड़े ही बेहतरीन तरीके से वर्णन हमारे भारतीय संविधान में भाग 5 के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो उसी को आज हम यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रपति में हम लोग जो बात करेंगे ये हम यहाँ पे भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 में हमारे संविधान में दिया क्या गया है, संघ की चर्चा की गई है, अर्थात केंद्र सरकार के बारे में बोला गया है। ठीक है, और इस केंद्र सरकार के संदर्भ में इसकी कार्यपालिका के संदर्भ में प्रावधान किया गया है और ये जो हमारी केंद्र की कार्यपालिका है इसी के अंतर्गत अभी मैंने बोला राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, राष्ट्रपति के साथ साथ हम लोग उपराष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे एंड इसी के पश्चात में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद वगैरह या जो भी सारा सिस्टम होगा बड़े ही बेहतरीन तरीके से हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिलहाल में भाग 5 के अंतर्गत संघ के बारे में बोला गया है और इस संघ में जो भी हम बात करेंगे वो बात करेंगे कार्यपालिका की। कार्यपालिका की बात करेंगे और इस कार्यपालिका के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति एंड यार इसी तरीके करके हमारे जो भी सारा सिस्टम होगा वो आता जाएगा और हम बाकायदा क्लास के माध्यम से उनको हम पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। फिलहाल में अभी इस क्लास के माध्यम से जो हम अध्ययन करेंगे वो केवल और केवल राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा करेंगे अपनी। ठीक है, तो ये हुआ राष्ट्रपति के संदर्भ में। इसके माध्यम से हम यार पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं तो एक प्रकार से आप लोग पॉलिटी की बुक भी देखोगे एंड पॉलिटी के बुक के साथ में एक हमारी बुक और आती है
संविधान की, जिसको हम बियर एक्ट के नाम से जानते हैं, उसमें केवल और केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। पॉलिटी में तो यार इसको हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम यार एक बियर एक्ट भी लेंगे, उस बियर एक्ट के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसमें केवल और केवल अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में ये जो राष्ट्रपति है, इसके संदर्भ में हमारे जो भी उस समय के संविधान सभा के जो भी विद्वान थे या जो भी राजनीति के विशेषज्ञ थे उस समय के, उन लोगों के द्वारा राष्ट्रपति जी के संदर्भ में कई सारी बातों का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में कई सारे नियम और कानून बनाए गए राष्ट्रपति जी के संदर्भ में, जो कि ये भारत देश के सबसे सर्वोच्च पद के रूप में जाना जाता है और यह एक संवैधानिक पद है जो कि सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, तो इन्हीं के संदर्भ में कई सारी ऐसी बातें हैं जो कि भारतीय संविधान में बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान सभा के सदस्यों ने एक तरीके से बोले तो रुचिकर रूप में प्रावधान करके रख दिया। इसी में राष्ट्रपति जी के संदर्भ में हमको कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण क्या, बाकायदा हम सारे अनुच्छेदों का वर्णन करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो भी सारा इस चैप्टर से रिलेटेड होगा केवल और केवल मैं इस क्लास में उन्हीं सारे आर्टिकल का जिक्र करूंगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम सारे अनुच्छेदों का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे राष्ट्रपति जी के संदर्भ में, अगर अनुच्छेदों का जिक्र करें जो कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 तक की बात की थी हम लोगों ने, 51 का एक, तो यहाँ हम लोग बात करते हैं 52 अर्थात 52 से लेकर के हम लोग 62 तक की बात करेंगे, यानी 52 से लेकर के 62 के मध्य में जितने भी सारे अनुच्छेद हमको भारतीय संविधान में देखने के लिए मिल जाते हैं वो केवल और केवल राष्ट्रपति जी के संदर्भ में ही प्रावधानित है। ठीक है, तो इन सारे आर्टिकलों का भरपूर आनंद लीजिएगा और एक बार में क्या करेंगे, माइंड में इसको सेट भी करेंगे हम लोग। कुल मिलाकर के 10 अनुच्छेदों का जिक्र इस क्लास के माध्यम से करेंगे। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इनके संदर्भ में और अनुच्छेद नहीं है, और भी कई सारे अनुच्छेदों का प्रावधान राष्ट्रपति जी के संदर्भ में किया गया है, लेकिन वो आगे के अनुच्छेदों में किया गया है। तो फिलहाल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग क्रम वाइज इसका जिक्र करेंगे। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 52 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 52 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 52 पद का प्रावधान करता है, यानी भारत देश के अंतर्गत एक हमारा राष्ट्रपति का पद बनाया जाएगा जो कि एक प्रकार से क्या है, सर्वोच्च पद है हमारे इंडिया का, और यह एक संवैधानिक पद है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 52 ये प्रावधान करता है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। एंड इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 53 की बात करते हैं। अनुच्छेद 53 क्या बोलता है, अनुच्छेद 53 में बोलता है कार्यपालिका शक्ति, अर्थात ये हमारी कार्यपालिका के संदर्भ में ही हम बात कर रहे हैं, और कार्यपालिका में हम बात किसकी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। तो यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे जिक्र करेंगे वो इन्हीं के शक्तियों का जिक्र करेंगे, अर्थात राष्ट्रपति जी की शक्तियों के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति महोदय को ऐसी कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसके माध्यम से वो पूरे के पूरे भारत देश में अपना जो भी सारा सिस्टम है या जो भी सारा कार्यभार है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अनुच्छेद 53 की बात करेंगे, इस 53 में राष्ट्रपति जी के शक्तियों का प्रावधान किया गया है, अर्थात कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान किया गया है। इसी को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है यार, एक प्रकार से बोले इंग्लिश ना ही जाने तो ही बेटर है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है यार, इसी में हम लोग जानते हैं ना कि
जो भी कार्य को कंप्लीट करता है उसी को हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, और जो काम कंप्लीट होता है उसी को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हम यार कहीं भी जाते हैं, एक उदाहरण लेते हैं थोड़ा सा अच्छा सा, कौन सा, कि हम लोग जाते हैं जैसे बैंक वगैरह में जाते हैं ना, बैंक वगैरह में होता क्या है, वहां पे हर एक सिस्टम का या हर एक कार्य करने का काउंटर अलग अलग होता है। जैसे पैसे का लेन देन करना है उसका काउंटर अलग है, कैश वगैरह जमा करना है उसका काउंटर अलग है, अकाउंट हमको खुलवाना है उसका काउंटर अलग है। तो इस प्रकार के जो भी सारे बैंक में हमारे ये नए नए जो भी सिस्टम बनाए गए हैं, अलग अलग जो भी सिस्टम बनाया गया है, इन सबका एक हमारा हेड होगा, उसी को हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं। यानी हर एक बेंच का या हर एक काउंटर का अपना अपना एक ऑफिसर होगा, उसी को हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और इन सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों का भी एक ऑफिसर होगा जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं, या जिसको हम सीईओ के नाम से जानते हैं। होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उसमें हमारे होते हैं सीईओ, नाम सुना होगा, तो वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं उसको। तो एक प्रकार से अगर हम बोले तो हमारे इंडिया का जो सीईओ है वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। और इसी के संदर्भ में अगर एक प्रकार से बोले ओरिजिनल सीईओ कौन है, तो वो है हमारा प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि ये जो राष्ट्रपति होते हैं इनको शक्तियां भले ही प्राप्त करवाई गई हैं, लेकिन इनके पास इनकी शक्तियां निहित नहीं होती हैं। ये अपने शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं वो अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। यानी जो सरकार होती है उस समय उन्हीं सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति जी के नाम से कार्य वगैरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी वर्तमान में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और इस समय वर्तमान में हमारा एक प्रकार से बोले तो राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी को शक्तियां भले ही प्राप्त हैं क्योंकि इंडिया का सर्वोच्च पद है, लेकिन इनको शक्तियां प्राप्त होते हुए भी ये अपने शक्तियों का जो प्रयोग करेंगी वो मोदी जी के अंडर में करेंगी। यानी जो भी सारा कार्यभार होगा पूरे इंडिया का वो मोदी जी करेंगे। किसके नाम से करेंगे? वो करेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय के नाम से। ठीक है, उनका काम केवल सिग्नेचर करना होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। सारा सिस्टम पीएम के अंडर में चलता है और इनकी जो भी मंत्रिमंडल होती है इनके संदर्भ में चलता है। ठीक है, तो वही हमारा बोल रहा है 53 में क्या बोला गया? कार्यपालिका शक्ति। एंड इसी के संदर्भ में बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 क्या प्रावधान करता है? ये निर्वाचन की बात करता है। अर्थात निर्वाचन से क्या तात्पर्य है? निर्वाचन से तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा, उनकी नियुक्ति होगी कि निर्वाचन होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे यही याद रखना है कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इनका निर्वाचन होता है, ये बात हमको याद रखना है। और इनके निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो हमारे और आपके जैसे आम इंसान भाग नहीं ले सकते। यानी आम नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि आम जनता के द्वारा जो भी हमारे मतलब सदस्य चुने गए, वो चाहे राज्यसभा में हो या हमारे राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, या एक प्रकार से अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो संसद में जो भी हमारे सदस्य हैं या जो भी हमारे राज्यों में विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, यहाँ के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को क्या करवाया जाता है? यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। एक प्रकार से बोले तो हम लोग यार सांसदों और विधायकों का चुनाव करते हैं। यानी आम जो नागरिक होता है, जो जनता होती है,
वो सांसदों और विधायकों का चुनाव करती है और यही सांसद और विधायक जाकर के वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति जी को। तभी वहां पे एक प्रकार से बोले तो राष्ट्रपति का निर्वाचन इसी प्रकार से होता है। और एक प्रकार से इसमें हम बोले तो जो भाग लेते हैं इनके निर्वाचन में उसको भी याद रखना कि सबसे पहले जो निर्वाचन होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अंडर में होता है, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग, इसके अंडर में हमारा जो भी सारा सिस्टम है केंद्र का या राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो इन्हीं के अंडर में होता है, ठीक है। और इनके निर्वाचन में जो भाग लेते हैं वो भाग कौन लेते हैं, वो भाग लेते हैं हमारे सांसद और विधायक, या एक प्रकार से बोले तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात जिनका निर्वाचन आम नागरिकों के द्वारा किया गया है, ठीक है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एंड इसी के पश्चात में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक प्रकार से बोले यहाँ के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ के लोग क्या होते हैं, अपने भागीदारी निभाते हैं। लोकसभा में जो भी हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं, होते तो 545 है, जो कि दो हमारे क्या होते हैं, एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति महोदय, लेकिन फिर भी 543 सांसद जो भी हैं हमारे लोकसभा के वो वोटिंग करते हैं और राज्यसभा में 245 हमारे जो सांसद हैं वो वोटिंग करते हैं और विधानसभा में जो भी हमारे सदस्य हैं उनके द्वारा, अर्थात विधानसभा में जो भी हमारे एमएलए वगैरह होते हैं, विधायक वगैरह होते हैं, ये इन विधायकों के द्वारा क्या किया जाता है, चुनाव या निर्वाचन किया जाता है। एक बात यहाँ पे ये याद रखना, मैंने यहाँ पे गिनती या काउंटिंग क्यों नहीं बताई, काउंटिंग इस कारणवश नहीं बताई क्योंकि विधानसभा अलग अलग राज्यों में अपनी अलग अलग है, इस कारणवश सारे राज्यों के जो विधायक होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमने संसद की बात की, लोकसभा और राज्यसभा की, ये पूरे देश के लिए होता है, इस कारणवश मैंने यहाँ पे काउंटिंग बताई कि लोकसभा में कितनी सीटें और राज्यसभा में कितनी सीटें, ठीक है। तो इसको हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में यहाँ पे ये भाग लेते हैं और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता तो है वो दो आधार पे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दो आधार पे होता है, कौन कौन से, एक होता है हस्तांतरणीय, हिंदी थोड़ा सा हैवी है, मैनेज कीजिएगा, हस्तांतरणीय प्रणाली एक ये होता है, एंड दूसरा इसी में होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, ठीक है। एकल संक्रमणीय बोल सकते हैं या एक प्रकार से बोले तो आनुपातिक भी बोल सकते हैं। हस्तांतरणीय से तात्पर्य यह है कि जो भी हमारा मतलब वोटिंग होती है, जिसको भी कम वोट मिलता है वो अपने से दूसरे वाले को मतलब एक प्रकार से दे देता है, तो उसको हम हस्तांतरणीय बोलते हैं। और जो आनुपातिक होता है, इस आनुपातिक में एक प्रकार से बोले तो प्रिफरेबल वोटिंग होती है, यानी सबको वोटिंग एक प्रकार से सबको वोटिंग इसमें मिलती है, तो इसको हम लोग एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा और हस्तांतरणीय प्रणाली के द्वारा हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। इन दो आधारों पे ही होता है, ना ही इससे ज्यादा होगा ना ही इससे कम होगा। भाग कौन लेगा इस चुनाव में, वो लेंगे लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और यहाँ पे एक तथ्य और याद रखना है कि कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है, तो वहां के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भी राष्ट्रपति जी के चुनाव में
भाग लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसको याद रखना। और हमारे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जहां पे विधानसभा की व्यवस्था की गई है, तो वो है हमारे, याद रखना सारी चीजों को। क्या बोला गया, जैसे पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है। हम लोगों ने छोटी क्लास से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारे एक प्रकार से बोले वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे कुछ हमारे केंद्र शासित ऐसे हैं जहां पे विधानसभा का प्रावधान किया गया है, और इन्हीं विधानसभा के जो हमारे निर्वाचित सदस्य होंगे उन्हीं के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है, तो यार केंद्र का मतलब दिल्ली की बात करते हैं। इंडिया हमारा कहां से चलता है, पूरा का पूरा भारत देश जो हमारा हैंडल होता है वो दिल्ली से चलता है। तो दिल्ली हमारी क्या हुई, केंद्र हुई। और शासित का मतलब क्या हुआ, शासन, अर्थात जहां से दिल्ली का, अर्थात दिल्ली जहां से अपने शासन को कंट्रोल करती है उसी को हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इन केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया क्यों गया, क्योंकि यार जो भी हमारे एक प्रकार से बोले तो हमारे देश से जो दूर दराज का एरिया है, जैसे आप लोग मैपिंग वगैरह देखते जाना कि मैप में एक बार देखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पे है, ये हमारा इधर बंगाल की खाड़ी साइड में पड़ जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो गया, दमन दीव हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं यार जो दिल्ली से काफी दूर हैं, अर्थात अपने देश से काफी दूर दराज वाले एरिया में हैं। तो इनको मतलब स्वतंत्र इस कारणवश नहीं छोड़ा गया क्योंकि अगर इनको एक प्रकार से राज्य घोषित कर दिया जाता तो ये बड़े दिमागदार लोग होते, ये अपना राज्य खुद बना लेते, और अपना राज्य अगर स्वयं बना लेते तो इनको ये होता कि हम तो यार यहाँ के राजा हैं, क्योंकि हमारे ना तो कोई आगे ना तो कोई पीछे, पूरा का पूरा राज्य अपना है, तो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री अपने में स्वतंत्र होता है कि वो अपने राज्य का अपने स्वयं में जो भी सारा सिस्टम है या जो भी सारा कार्य है वो अपने में करने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसी कारणवश यार केंद्र सरकार ने हमारा दिमाग लगाया कि जो भी सारे दूर दराज के एरिया है वो सारा दिल्ली कंट्रोल करेगी, अर्थात केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। तो जो भी सारा सिस्टम होगा, अब वो चाहे पौंडीचेरी का हो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो, लक्षद्वीप का हो, ये जितने भी दूर दराज के एरिया है इनको क्या करती है, केंद्र सरकार अर्थात दिल्ली कंट्रोल करती है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के मुख्यमंत्री का प्रावधान नहीं किया गया है। केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल या अपने प्रशासकों को भेज करके वहां के सारे कार्यों का निर्वहन करवाती है, ठीक है। तो इस कारणवश केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया है। ये तो हुई केंद्र शासित प्रदेशों की बात, ठीक है। लेकिन इसी में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहां पे विधानसभा बनाई गई है। अब यार केंद्र शासित प्रदेश बना तो दिया क्योंकि दिल्ली हैंडल करती है, अब बना दिया ठीक है, लेकिन कुछ समस्याएं आने लगी। समस्याएं किस संदर्भ में आई, समस्याएं इस संदर्भ में आई जैसे कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, नाम सुना होगा। तो ये चंडीगढ़ हमारे पंजाब की भी राजधानी है और एक प्रकार से बोले हरियाणा की भी राजधानी। तो इस संदर्भ में क्या होता है कि दोनों में आपस में झगड़ा टाइप होने लगता है कि नहीं यहाँ पे हमारा शासन होगा, और हरियाणा वाला बोलता है हमारा यहाँ पे शासन होगा। तो इस संदर्भ में यहाँ पे भी केंद्र सरकार ने दिमाग लगाया कि दोनों आपस में लड़े नहीं, इस कारणवश यहाँ पे क्या होगा, केंद्र सरकार अपना सत्ता संभालेगी, यानी केंद्र सरकार का शासन पूरे के पूरे चंडीगढ़ में किया जाएगा, ना ही हरियाणा का ना ही पंजाब का, ठीक है। तो इस कारणवश चंडीगढ़ को भी एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित कर दिया गया। और इसी के पश्चात में कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली स्वयं में हो गई, और इसी के पश्चात में एक हमारा आता है पौंडीचेरी, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या काफी ज्यादा है,
इन तीनों मतलब पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में ये 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां की जनसंख्या काफी ज्यादा है। इसी कारणवश केंद्र सरकार ने अर्थात दिल्ली ने ये दिमाग लगाया कि यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जिस भी राज्य की या जिस भी केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो जो भी आम जनता होगी उनकी शिकायतें भी ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है। क्राइम भी ज्यादा होगा, ये भी जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने ये बोला कि जो भी सारे ऐसे हमारे क्षेत्र हैं केंद्र शासित प्रदेश जहां की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे हम विधानसभा की व्यवस्था करते हैं। वहां के जो लोग होंगे वो उन विधानसभाओं में अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे जैसे कि बाकी अन्य राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। और वहां के लोग जो है वो अपनी शिकायतें क्या करेंगे, अपने मुख्यमंत्री को बताएंगे, वो केंद्र सरकार को नहीं बताएंगे क्योंकि केंद्र सरकार के पास में तो यार पूरा का पूरा इंडिया है, वो एक दो राज्यों को तो संभालेगी नहीं। इसी संदर्भ में उन्होंने इन तीनों क्षेत्रों में क्या किया, विधानसभा की व्यवस्था कर दी। अब वहां के लोग डायरेक्टली केंद्र सरकार से ना बोल करके अपनी शिकायतों को जो करते हैं वो वहां के मुख्यमंत्री से अपनी शिकायतें दर्ज करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात थोड़ा सा रुचिकर ये हो जाती है कि इन तीनों क्षेत्रों में जहां की जनसंख्या ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में, यहाँ पे विधानसभा भले ही बना दी गई, मुख्यमंत्री भले ही नियुक्त कर दिया गया, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्रियों की जो पावर होती है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम होती है। यानी यहाँ के मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री होते हैं ये वहां के लोग जानते हैं, लेकिन पावर उनके पास नहीं होता है, वो नगण्य के बराबर मुख्यमंत्री का पावर होता है। ठीक है, जैसे दिल्ली में हमारी यार एक प्रकार से बोले तो काफी ज्यादा जनसंख्या है और वहां पे हम लोगों ने नाम सुना होगा अरविंद केजरीवाल जी का। तो अरविंद केजरीवाल वहां के मुख्यमंत्री भले ही हैं लेकिन उनके पास उतनी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे विधानसभा की नियुक्ति की गई, वो एक प्रकार से बोले तो केंद्र सरकार के अंडर में चलती है और उतना उनको पावर नहीं दी गई है। इसी कारणवश देखा जाता है कि क्राइम वगैरह दिल्ली में अगर होता भी है तो वहां की जो पुलिस है वो थोड़ा सा अरविंद केजरीवाल जी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भले ही वहां के मुख्यमंत्री हैं और वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो केजरीवाल जी के अंडर में ना हो करके वो थोड़ा सा केंद्र सरकार के अंडर में भी कार्य करती है और उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। इस कारणवश दिल्ली वगैरह में जो भी सारा क्राइम होता है उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस नहीं होती है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। तो आई होप यार अब सारी चीजें पता चल गई होगी कि जो भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे विधानसभा क्यों बनाई गई और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनको केंद्र शासित क्यों घोषित किया गया। तो इन तीनों क्षेत्रों के अर्थात जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और एक प्रकार से स्वयं जो दिल्ली है यहाँ भी विधानसभा की व्यवस्था की गई है। इस कारणवश वहां के जो हमारे निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति जी के चुनाव में क्या करेंगे, अपनी भागीदारी को निभाते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखना। और एक प्रकार से बोले जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है, इनडायरेक्ट रूप में होता है, यानी जनता जिसको डायरेक्टली चुनती है वो होता है हमारा प्रत्यक्ष रूप। जैसे जनता वोटिंग किसको करती है, वो सांसदों और विधायकों का चुनाव करती है, लेकिन राष्ट्रपति जी को चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्टली रूप से होता है, यानी यही जनता के प्रतिनिधि जो सांसद और विधायक हैं ये हमारे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस कारणवश ये हमारा चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसको भी हमने याद रखना है। और निर्वाचन के संदर्भ में यार और भी कई सारी चीजें हैं कि अगर कुछ हमारे एक प्रकार से बोले 2-3 फैक्ट और याद रखिएगा कि निर्वाचन के संदर्भ में कि कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं, सपोज करते हैं कि कुछ हमारे राज्य ऐसे हैं जहां से एक प्रकार से बोले तो कुछ ऐसी जगहें भी हो सकती हैं जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, कोई सा भी क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों की विधानसभा हमारी कभी कभार डिसॉल्व हो जाती है अर्थात भंग हो जाती है।
तो इस संदर्भ में अगर उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो क्या ये जो विधानसभाएं भंग हो चुकी हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो उस समय भंग हो चुकी है, कार्य पे है नहीं। अब जाहिर सी बात है विधानसभाएं भंग है तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगेगा और इसी बीच में राष्ट्रपति का चुनाव हमारे हो जाता है। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो ये उसमें भागीदारी को नहीं निभाएंगी। और एक बात ये भी याद रखना कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होता है, कभी भी खाली नहीं होता। 6 महीने के अंदर केंद्रीय निर्वाचन आयोग को राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य होता ही है। ठीक है, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। और तब तक में वो पद हमारा खाली नहीं होगा जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। तो ये हुआ कुछ बहुत निर्वाचन के संदर्भ में। और एक फैक्ट और याद रखिएगा, याद ही रखना है तो इसमें हम लोग देखते हैं ये लोग भाग लेते तो हैं, यानी अभी हम लोगों ने बोला यहाँ पे 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। मैथ वगैरह में जैसे फॉर्मूले याद करते हैं, यहाँ पे भी 2 फॉर्मूले याद कीजिएगा। कौन कौन से? कि यार जो भी भाग लेते हैं सांसद और विधायक, उनकी जो वोटिंग होती है उनके वोटों का मूल्य होता है, अपना अपना मत मूल्य होता है। अर्थात कभी कभी लाखों की तादाद में हमारी वोटिंग हो जाती है। अब यार यहाँ पे एक फैक्ट ये समझिएगा कि हमारे सांसद तो 545 और राज्यसभा में 245, विधानसभा में अलग अलग राज्यों से हमारे विधायक आएंगे, एमएलए आएंगे। तो ये तो हमारे कुल मिलाकर के एक प्रकार से मानते हैं कि इतनी ज्यादा तो तादाद नहीं होनी चाहिए कि लाखों की तादाद में वोटिंग पहुंच जाए। तो ये तादाद कैसे होती है ये भी याद रखना। यानी अगर लोकसभा की बात करें तो 545 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 मनोनय होते हैं, तो मनोनय सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 543 की बात करते हैं, ठीक है, 543 सांसद यानी जिसको एमपी बोलते हैं। राज्यसभा में जो एमपी होते हैं वो हमारे 243 होते हैं, 245, ठीक है। एंड ये जो विधानसभा होती है सारे राज्यों में, यहाँ पे अलग अलग राज्यों के अलग अलग हमारे एमएलए सीटों के अनुसार हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग राज्यों में जो भी हमारी विधानसभाएं सीट होती है वो वहां की जनसंख्या के आधार पे हमारी होती है। जैसे यूपी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां की हमारा जो भी सारा सिस्टम है सीटों का, वो वहां पे सीटों का क्रम जनसंख्या के आधार पे बनाया गया है। और सबसे ज्यादा जो भी हमारे नेता लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर रुचि लेते हैं, हमारे जो पीएम वगैरह बनते हैं वो रुचि हमारा लेते हैं उत्तर प्रदेश से ही लड़ने में। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी ज्यादा है, इस कारणवश यहाँ पे जो जीतने की संभावना होती है अन्य राज्यों की तुलना में वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। इस कारणवश जो भी सारे हमारे ये नेता होते हैं ये थोड़ा सा यूपी से ज्यादा लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह बनना चाहते हैं ना, तो यूपी के सदस्यों द्वारा या यूपी के जो हमारे एमएलए वगैरह हैं इनकी साइड से बनना ज्यादा पसंद करते हैं। मोदी जी वगैरह क्यों यार गुजरात वगैरह को छोड़ करके यहाँ पे आ गए, इसी कारणवश आते हैं हमारे, ठीक है। तो वो फिलहाल में अपनी बात की बात है, राजनीति के संदर्भ में हम बात नहीं करेंगे, हमारा जो भी सारा चैप्टर होगा इसी पे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा विधानसभा की जो भी सारा सिस्टम है इसमें हम लोग पहले निकालते हैं ये विधानसभा का, अर्थात हमारा जो भी सारा सिस्टम होगा उसको देखते हैं कि एक एमएलए का हमारा वोट कितना होता है। एक एमएलए का वोट हमारा कितना होता है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक एमएलए का यानी विधानसभा में एक एमएलए का जो भी हमारी वोटिंग होती है या मत मूल्य होता है, याद रखिएगा कि उस राज्य की कुल जनसंख्या यानी जिस राज्य का वो एमएलए है, जिस राज्य का विधायक है वहां की कुल जनसंख्या, ये याद रखिएगा। एंड अपॉन में
इसके पश्चात में उस राज्य की कुल विधानसभा सीट, यानी उस राज्य की कुल विधानसभा सीटें हमारी कितनी है, विधानसभा सीटें गुणे यानी इनटू में 1000, ये फॉर्मूला हमको याद रखिएगा। तो एक जो भी हमारा जिस भी राज्य का हम अगर एमएलए का वोटिंग निकालना चाहते हैं वो हमारा आ जाएगा। सपोज में एक एग्जांपल यहां पे मैं निकाल के दिखाता हूं, आप लोग देख लीजिएगा कि हम लोग फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ऐसे ही हम लोग एग्जैक्ट नहीं मानते हैं, आप लोग एग्जैक्ट निकाल लीजिएगा। हम एग्जैक्ट ना मान करके यहां पे मैं बात करता हूं, जैसे हमको राजस्थान के एक विधायक का वोट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे अगर राजस्थान की मैं बात करूं, राजस्थान के एक एमएलए का मुझे वोटिंग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक एमएलए का उस राज्य की कुल जनसंख्या अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या। फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही सपोज करते हैं कि राजस्थान की कुल जनसंख्या हमारी कितनी, 10 करोड़, कितनी, 10 करोड़। देखते जाइएगा, दस करोड़ हमारी, ठीक है, वहां की जनसंख्या कितनी, 10 करोड़। उसके पश्चात में अपॉन लगाते हैं और कुल विधानसभा सीटें, राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें सपोज करते हैं 250 सीटें हैं वहां पे विधानसभा सीटें, गुणे 1000, ठीक है, वो 1000 वहीं उतार दिया। तो 3 0 से 3 0 यहाँ पे कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है। इसी के पश्चात में अब इसका हम लोग डिवाइडेशन करेंगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से ये 400 आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ये मैंने केवल और केवल सपोज करके बताया, लेकिन आप लोग अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पे उस राज्य की जनसंख्या रखिएगा और उस राज्य का एग्जैक्ट यहाँ पे क्या रखेंगे, कुल विधानसभाएं जो सीटें हैं उसको रखेंगे और इनटू करके 1000 में उसका डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सारी चीजें करते हैं तो 25 चौको 100 और डबल जीरो वैसे ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 400 आएगा, यानी एक राजस्थान के एक एमएलए का जो मत मूल्य होगा वो 400 होगा, एक एमएलए का। इसीलिए मैंने बोला कि लाखों की तादाद में वोटिंग पहुंच जाती है। क्यों पहुंचती है, वो इस अनुसार पहुंचती है। राजस्थान के एक एमएलए का वोटिंग कितना, मत मूल्य कितना, यानी एक एमएलए जो वोटिंग करेगा वो 400 के बराबर होगा, ठीक है। तो 400 हुआ एक एमएलए का, और कुल कितने विधायक या कुल कितने एमएलए वहां पे, तो 250। अगर सबकी बात करें, टोटल अगर निकाले राजस्थान के कुल एमएलए की अगर हम लोग मत मूल्य निकालें, यानी टोटल वोट वैल्यू ऑफ राजस्थान टोटल का निकालेंगे तो हमारा एक का कितना आया, 400, और कुल कितने हैं वहां पे 250। इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, मेरे हिसाब से 10 लाख, 25 चौको 100 डबल जीरो वैसे ही, ठीक है। तो ये हमारा 1 लाख, इस तरीके हमारा आएगा, आप लोग डिवाइडेशन करके देख लीजिएगा। तो ये यार इस प्रकार से हम पहले एक एमएलए का निकालते हैं, एक एमएलए का अगर हमारा आ जाता है तो हम उसके पश्चात में सारे एमएलए का निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो राजस्थान के सारे हमारे विधायक होंगे या सारा का सारा जो हमारे एमएलए होंगे, उनकी जो वोटिंग वैल्यू होगी वो इतनी होगी, ठीक है। वहां से जो वोटिंग आएगी कुल मिलाकर के राजस्थान से, वो इतने वोट हमारे एमएलए के द्वारा आएगी। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे तो हमारे जितने भी राज्य हैं जहां पे हमारे विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है, वहां से हम टोटल एमएलए का मत मूल्य निकालेंगे, तभी जाकर के हमारे लाख की तादाद में पहुंच जाता है सारा सिस्टम उसमें, ठीक है। इसी के पश्चात में ये तो हुआ एमएलए का। बात करें अगर एमपी के संदर्भ में, यानी जो भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं,
अगर हम सांसदों के वोट वैल्यू की बात करें तो सांसदों के वोट वैल्यू की बात करेंगे तो बिना विधानसभा अर्थात बिना एमएलए के हम लोग एमपी का वोट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमको एमपी का वोट वैल्यू निकालना है एक एमपी का अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो हमको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक प्रकार से बोले तो विधायकों का वोट वैल्यू निकालना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसमें हम लोग अगर बात करें एक एमएलए का वोट वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम लोग बात करेंगे कुल हमारे जो भी एमएलए हैं उनका मत मूल्य जो निकाला अभी हम लोगों ने, तो यहां पे बात करेंगे कुल एमएलए का मत मूल्य, फॉर्मूला याद रखिएगा, कुल एमएलए का मत मूल्य हमारा यानी जितना भी अभी हम लोगों ने सारे राज्यों को जोड़ करके निकाला उनका मत मूल्य, एंड इसी के पश्चात में कुल जो हमारे एक प्रकार से बोले एमपी होंगे उनका मत मूल्य यानी अर्थात जो भी हमारे सांसद होगा यानी जो भी हम लोग एक प्रकार से बोले लोकसभा एवं राज्यसभा यहाँ के जो सदस्य होंगे उनको मतलब उनके कुल सदस्यों का डिवाइडेशन कर देंगे, तो ये हमारा एक प्रकार से बोले तो एमएलए का मत मूल्य आ जाता है। ये भी हमको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, एमएलए का निकलेगा तभी एमपी का निकलेगा, ये तथ्य हमको याद रखना है। ठीक है, फिलहाल में ये हमारा एक प्रकार से निर्वाचन के संदर्भ में इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है कि निर्वाचन में भाग कौन लेता है, कितने प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन भाग लेता है, केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं या नहीं लेते, और इनका एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है। अगर एक एमएलए के द्वारा वोटिंग निर्वाचन किया जाएगा राष्ट्रपति जी के संदर्भ में तो किस आधार पे किया जाएगा और कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी सारी चीजें हमको निर्वाचन के संदर्भ में याद रखनी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे इसी राष्ट्रपति चैप्टर में किसी नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।